चाचा हेलो, आगे निकल जाओ, भैया आगे निकल जाओ भाई साहब। भारत माता की आपकी आवाज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके सम्मानीय नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान वाजपेयी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए इस क्षेत्र के जागरूक नागरिक भाई और बहनों, मित्र, चुनाव में सभाएं पहले भी की है, कानपुर में भी पहले आया हूं, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों में भी जाता हूं, लेकिन इस चमचमाती धूप में ये जो मैं मानव सागर देख रहा हूं, मैं तो जहां भी नजर पहुंच रही है, बस मुंड ही मुंड है, मुंड ही मुंड। मैं तो चुनाव जब आएगा तब तो आप अपना कर्तव्य दिखाएंगे ही, तब तो आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे ही, लेकिन आज मैं इतना जरूर कहता हूं कि कानपुर की इस रैली ने मुझे जीत लिया है। पलक पावड़े बिछा करके ऐसी चमचमाती धूप में आपने जो स्वागत किया है, आपने जो प्यार दिया है, भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप 3-3, 4-4 घंटे से इस चमचमाती धूप में आप तपस्या कर रहे हैं। इस चमचमाती धूप में आप जो तपस्या कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ये आपकी तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मित्रों, मैं देख सकता हूं हिंदुस्तान के कोने कोने में ये 4
उमड़ रहा ये है, क्या कर रहे हो यार? कितने बार बताऊं? प्यार के साथ कितने बार बताऊं यार? इस देश को तबाह करने वाले कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों के प्रति जनता जनार्दन अपने गुस्से का भी प्रकटीकरण कर रही है। आप जब जयकारा बुलाते हैं, वो जयकारा देश को तबाह करने वाले लोगों को सजा करने का संकल्प लेकर के आता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? यार देख लेते पीछे फिर वो करेगा। सब लोग जवाब देंगे? उधर पीछे से भी जवाब आएगा? पक्का? भाइयों बहनों, और आगे आप लोगों ने जिस कठिनाइयों में जिंदगी गुजारी है, जिस मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है, जिस संकटों से आपने जीवन को पार किया है, कहाँ जाओगे बताओ? क्या आप कैसे जाओगे बताओ? नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को भी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो? आप अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हो? हाँ आप उनके भाग्य को सुनिश्चित करना चाहते हो? हाँ। अगर आपको अपने बच्चों के प्रति प्यार है, आपके नौजवान बेटी के प्रति प्यार है, और अगर आप उनका भविष्य उज्जवल चाहते हो, आज ही संकल्प करो, जिन्होंने आपको तबाह कर दिया, उनको आपके बेटों को तबाह करने का अधिकार नहीं देंगे। सीट पे आपके सीट पे बैठे दूसरे क्या बोला पता है? भाइयों बहनों, भैया मीडिया काम कर लेना यार। एक किस प्रकार से चुनाव आते समय झूठे वादे करना, जनता जनार्दन को मूर्ख बनाना, जनता की आंख में धूल झोंकना, पिछले 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने और उसको साथ देने वाले दलों में इसमें मास्टरी हासिल करके रखी, और हर चुनाव में वे अगले चुनाव की बातें भुला देते हैं और एक नया सगुफा छोड़ देते हैं। भैया ये नीचे उतरो, मंच उसमें हो जाएगा आप लोग। भाइयों बहनों, जब 2009 का लोकसभा का चुनाव हुआ, नहीं कोई नहीं जाना, हल्का सा हिल तब कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। भैया थोड़ा सा आगे निकल जाओ। मेरा सवाल आपको समझ आ रहा है मित्रों? लाइव चल रहा है ना? अच्छा। क्या कांग्रेस पार्टी ने 100 दिवस में महंगाई हटाने का वादा किया था? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई हटी? नहीं हटी, महंगाई घटी? नहीं घटी। महंगाई बढ़ी? जिन्होंने वादा खिलाफी की है, क्या उनका हिसाब चुकता करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे, चुन चुन करके ऐसे लोगों को साफ करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। भाइयों बहनों, क्या हालत कर दिया इन्होंने? आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे आंसू पी के सोते हैं, रात रात रोते हैं, और मां
बच्चों की हालत देख करके असहाय होकर के रात भर बिलखती रहती है। ये सरकार जो गरीब के घर में चूल्हा तक जले, ये सरकार जो गरीब के घर में चूल्हा तक जले, इसकी अगर चिंता न कर सकती हो और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मित्रों क्या कभी भैया आपका ये बैनर नीचे रखो, पीछे वालों को दिखता नहीं है। आपका प्यार मुझे मंजूर है, ये बैनर नीचे रखो मित्रों। औरों को क्यों पीछे परेशान करते हो? प्लीज जरा इनको समझाइए जो बैनर ऊपर करके बैठे हैं, जरा नीचे करो भैया, नीचे करो बैनर को। मेरी बात वहां सुनाई देती है? हाँ नीचे कर दीजिए, पीछे औरों को परेशानी हो रही है भैया। आपका प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन भैया पीछे लाखों लोग घंटों से तपस्या कर रहे हैं। मित्रों महंगाई इतनी गरीब को परेशान कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है, क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई रोक नहीं पाने के लिए एक शब्द भी बोला है? क्या कभी मैडम सोनिया जी ने महंगाई कम नहीं कर पा रही इसके लिए दुख जताया है? क्या कभी उनके शहजादे ने भी कभी दो शब्द कहे हैं? ये क्यों हो रहा है मित्रों? ये इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर है। उनको जनता जनार्दन की परवाह नहीं है, वे जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने अहंकार में जी रहे हैं। अगर गलती हुई, कमी रह गई, जनता जनार्दन की अपेक्षाओं में खड़े नहीं उतरे, तो कम से कम लोकतंत्र में उनका दायित्व बनता है कि वो जनता के पास जाएं, जनता को कहें कि हमने कोशिश की लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। लेकिन भाइयों बहनों, ये इनका अहंकार इतना है कि उनको जनता जनार्दन की परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिनको आपकी परवाह नहीं है, क्या उनकी परवाह करनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए? और इस चुनाव में ऐसे लोगों को ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो, आने वाले दिनों में सालों तक हिंदुस्तान की जनता के साथ ऐसी बेवफाई करने की हिम्मत इस देश का कोई भी दल न कर सके। और इतना ही नहीं भाइयों, उनके जो साथी दल हैं, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अपने निजी गुनाहों से बचने के लिए, अपने कारनामों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस की रक्षा कर रहे हैं, संसद के अंदर भाषण एक करते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से
इस सरकार को बचाने का जिन्होंने पाप किया है वे भी उतने ही गुनहगार हैं और वो गुनहगार आपके उत्तर प्रदेश में भी बैठे हुए हैं। अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी 1857 के स्वातंत्र संग्राम का जिक्र कर रहे थे। यही कानपुर, यही मेरठ, यही झांसी 1857 का स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व इसी धरती ने किया था। और उस हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिशरों से हिंदुस्तान को मुक्त कराने का संकल्प किया था। इसी कानपुर की धरती से आवाज उठी थी कि ब्रिटिशरों से हिंदुस्तान को मुक्त कराया जाए। भाइयों बहनों, आज फिर से कानपुर से आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगना चाहिए। वो स्वराज्य की लड़ाई थी, ये सुराज्य की लड़ाई है। 60 साल से देश सुराज्य के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छे शासन के लिए इंतजार करता बैठा है। लेकिन भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड के उन 6 सालों को अगर निकाल दिया जाए, अटल जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास किया था उस कार्यकाल को निकाल दिया जाए तो आपको नजर आएगा सिवाय तबाही के इनके खाते में कुछ नहीं आता। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश का संकल्प होना चाहिए कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन उनके सारे चक्के पक्के, उनके साथीदार, उन सबको भी आने वाले चुनाव में हिंदुस्तान की राजनीति में नीचे धकेल देने की आवश्यकता है। तभी जाकर के भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है? पिछले 1 वर्ष में 5000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। अब कल्पना कर सकते हो, एक राज्य में एक साल में 5000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए और फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति में अपने खेल खेलती रहती है। और मैंने सुना है इन दिनों जिन पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे लोगों को भी जेल से रिहा करने के कारनामे तैयार हो रहे हैं। क्या भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जेल से छोड़ना चाहिए? नहीं। क्या कानून को कानून का काम करने देना चाहिए? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में जो ये प्रवृत्ति चल रही है, इनको करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया। इस देश के राजनेताओं को डर लगना चाहिए कि अब जनता जाग चुकी है। आपके वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश को या हिंदुस्तान को तबाह नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा
कोई तहसील ऐसा नहीं होगा कि जिसके लोग मेरे गुजरात में न रहते हो। आपके यहां से कोई न कोई रिश्तेदार मेरे गुजरात में रहता है, सुख चैन की जिंदगी जीता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा भाई अपना प्रदेश, अपना गांव, अपनी मां, अपने पिता, अपने यार दोस्त उनको छोड़ करके गुजरात गया है, क्या उसे अपना गांव, अपनी बिरादरी छोड़ने का आनंद होता है? नहीं होता। क्यों जाना पड़ा? अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता, जिस भूमि ने 8 प्रधानमंत्री दिए, 8 प्रधानमंत्री देने के बावजूद भी, और बड़े बड़े दिग्गज लोग यहां से चुन करके आते हैं, उसके बावजूद भी यहां से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता है। और जब उत्तर प्रदेश का कोई बेटा, कोई बेटी गुजरात आता है, ट्रेन में सफर करता है, तो उसकी मां उससे फोन करती है, बार बार टेलीफोन करती है कि बेटा कहां तक पहुंचे। मां को चिंता रहती है कि बेटा ट्रेन में जा रहा है, कहीं उसका लगेज तो चोरी नहीं हो जाएगा, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। मां रात भर जागती है, बेटे को ट्रेन में टेलीफोन करती रहती है और पूछते रहते, बेटा कहां तक पहुंचे, गुजरात आ गया। बेटा कहता है, मां सो जाओ, मैंने सब चीज ठीक ठाक रखी है, चिंता मत करो, मैं जाग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी मां सोती नहीं है, मां पूछती रहती है कि बेटा गुजरात आ गया। और जब बेटा कहता है ट्रेन में कि मां अब ट्रेन बिल्कुल गुजरात में प्रवेश कर रही है, तो मां कहती है, बस बेटा मुझे चिंता नहीं है, अब मैं सो जाती हूं, बेटा अब मुझे चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश का मेरा भाई भी गुजरात की धरती में प्रवेश करता है तो उसकी मां सुख चैन की जिंदगी जी सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मां परेशान होती है कि बेटा शाम को जिंदा घर लौट आएगा कि नहीं आएगा। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, क्या हम इसी प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं क्या? अगर भरोसा करें तो किस पर करें? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, इन सारी सल्तनतों को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। एक नया सूरज, एक नई आशा, एक नया विश्वास, कमल की छाया में हम इस देश को साता देने की दिशा में संकल्पबद्ध बने, उसका वक्त आ चुका है। भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपके अगर कानपुर की जो दुर्दशा हुई है, मिलें बंद हो गई, नौजवान बेरोजगार हो गए, अभी राजनाथ सिंह जी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया है। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान एक बात पर गर्व करता रहा है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आन बान शान का विषय है। जिस त्रिवेणी के लिए ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बना था, वही उत्तर प्रदेश में
सपा बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और जब तक ये तिकड़ी है तब तक गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की जो गौरवगान होता था वो दोबारा प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए ये तिकड़ी रूपी जो ग्रहण लगा है उत्तर प्रदेश पर, उस ग्रहण से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की आवश्यकता है। उसे मुक्ति चाहिए भाइयों बहनों, उस ग्रहण से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की आवश्यकता है। उसे मुक्ति चाहिए भाइयों बहनों। इन दिनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, 2014 में चुनाव भारत सरकार का है ना? 2014 में चुनाव केंद्रीय सरकार का है ना? पक्का? तो चर्चा दिल्ली सरकार के कारनामों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली की सरकार ने अपना हिसाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया वो हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता दिल्ली की सरकार ने देश के लिए क्या किया इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जहां भी जाते हैं, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया। भैया ये चुनाव गुजरात का है क्या? ना चुनाव गुजरात का है क्या? अरे गुजरात में तो मैंने गुजरात की जनता को अभी 1 साल पहले हिसाब दे दिया है, 2012 के दिसंबर में हिसाब दे दिया है। और गुजरात की जनता ने मुझे डिस्टिंक्शन मार्क से पास कर दिया। हम हिसाब दे चुके हैं। कांग्रेस के लोग, अब कसौटी आपकी है। 5 साल के आपके कारनामों का हिसाब आपको देना है। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। अगर गुजरात में मेरी कोई कमी रही होगी तो वो हिसाब गुजरात की जनता मेरे से चुक्त कर लेगी, लेकिन आप मेहरबानी करके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का पाप मत कीजिए। देश आपसे जवाब मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और कोई कहता है महंगाई का जवाब दो तो बोले कानून बनाया, भ्रष्टाचार का जवाब दो बोले कानून बनाया, फलाना जवाब दो कानून बनाया। तो जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था उन्होंने क्या किया था? बाबा साहब आंबेडकर ने क्या किया था? क्या उन्होंने कानून नहीं बनाए थे? लेकिन आपको जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं है। मिस्टर भ्रष्टाचार के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। और मित्रों, दिल्ली में कोयले की जो राख है ना, वो कोयले की राख कानपुर पर भी छाई हुई है। ये कानपुर में जो पॉल्यूशन है ना, ये पॉल्यूशन दिल्ली की कोयले की राख का है। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, इतनी बड़ी सरकार और भारत सरकार का एक अफसर कह रहा है, वो कहता है अगर मैं मुजरिम हूं तो नंबर 1 मुजरिम प्रधानमंत्री है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द हमने कभी सुने थे मित्रों? ये कैसी सरकार है? और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रही है फाइल खो गई है। अरे मित्रों, फाइल ही नहीं,
दिल्ली में तो पूरी सरकार खो गई है। कहीं पर ये सरकार नजर नहीं आ रही है। और मैं तो कानून दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दिल्ली सरकार के हलफनामे में भले फाइलें गुम हो गई होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके कारनामों के कारण हिंदुस्तान की लाइफ खो गई है। हिंदुस्तान की लाइफ कानून के दायरे में फाइल होगी, लेकिन हिंदुस्तान के जनजीवन के लिए आपने हमारी फाइल नहीं, हमारी लाइफ खो दी है। हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी हो या उनके साथी दल हो, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, और इसलिए भाइयों बहनों, समय की मांग है आपको बीच बीच में नारे बोलने का एकदम उत्साह आ जाता है। मैं तो हमारा गांव, हमारा गरीब, हमारा किसान कांग्रेस के लिए ये सिर्फ मजाक का विषय बन गया है। आप देखिए कांग्रेस के नेताओं की भाषा देखिए, वो शाहजादे कहते हैं कि गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं ये गरीबी बरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको गरीबी क्या होती है पता है। जिनको गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए पूरे कैमराओं का पूरा हुजूम लेकर के गरीब की झोपड़ी देखने के लिए जाना पड़ता है। और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। हमने गरीबी को जिया है, हमने गरीब के दर्द को जाना है। और कोई अगर गरीब के ऊपर इस प्रकार से मजाक करता है, मखौल उड़ाता है, तो मुझे उतनी ही पीड़ा होती है जो बचपन में मैंने अपनी गरीबी के समय अनुभव की थी। हमारे गांव पर नमक छिड़का जा रहा, क्या बातें करते हैं। आपके यहां एक एमपी चुन करके दिल्ली में बैठे हैं, वो मीडिया के सामने ऐसे ड्रामेटिक वे में कह रहे हैं कि मेरे मुंबई में तो 12 रुपये में खाना मिलता है, कहीं भी जाओ मिल जाता है। भैया 12 रुपये में खाना मिलेगा क्या? ये क्यों गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं? तो एक और आगे चल पड़े, अब तो वो शायद जेल चले गए। उन्होंने कहा 5 रुपये में खाना मिलता है। इतना ही नहीं, प्लानिंग कमीशन जिसके अध्यक्ष भारत के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो कहते हैं
कि अगर गांव में अगर किसी परिवार की इनकम 26 रुपया है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में किसी परिवार की इनकम अगर 32 रुपया है तो गरीब नहीं है। क्या भाइयों बहनों ये बात आपको मंजूर है? अगर इस प्रकार की बातें करने वाले लोग गरीबों का भला कर सकते हैं, गरीबों के घर में शिक्षा पहुंचा सकते हैं, गरीब के मां बाप बीमार हो तो दवाई पहुंचा सकते हैं, गरीब के बच्चों को शिक्षा चाहिए शिक्षा दे सकते हैं, जिनकी परिभाषा ही ऐसी है, जिनके लिए 26 रुपये की इनकम यानी गरीबी से बाहर आ गया, यही अगर इनकी सोच होगी तो मेरे देश के गरीबों का क्या होगा? भगवान ही उसका मालिक है और कोई उसका बचा नहीं सकता। ये हाल उन्होंने करके रखा है। मित्रों, सरकार किसी भी की क्यों न हो, सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। लेकिन इनको गरीबों की परवाह नहीं। इतना ही नहीं, इन दिनों वो फूड सिक्योरिटी बिल का ढोल पीट रहे हैं। मित्रों, उसमें जो अनाज देने की बात कही है ना, ये जो मध्याह्न भोजन में मिड डे मील में एक छोटे बालक को जितना अनाज मिलता है, उससे भी कम अनाज बड़ी उम्र वालों को देने का कानून बनाया है। अब ये भूखा रखने का कानून है कि पेट भरने का कानून? क्या ये भूखा रखने वाले कानून बनाने वालों को अब भूखा रखने का समय आया है कि नहीं आया है? और इसलिए उनकी सत्ता भूख मिटनी नहीं चाहिए मित्रों, उनको सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए, और तब जाकर के उनको समझ आएगा कि गरीब की भूख क्या होती है। भाइयों बहनों, कभी कभी जब ये लोग गुजरात की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि गुजरात तो पहले से ही अमीर था। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन करीब 21% है। हमारे यहां शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, छुटपुट बहुत ही कम। मित्रों, गुजरात में उत्तर प्रदेश से छोटा प्रदेश है, लेकिन गुजरात में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो जनसंख्या 22% है, 22%। यहां 21% है, वहां 22% है। और हमारा जो 16 किलोमीटर समुद्री तट है, जहां पर गरीब मछुआरों की बस्ती है, अगर वो मैं संख्या जोड़ दूं तो उससे भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी अगर गुजरात प्रगति कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो या सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, दिन रात ये आंकड़े दिखा दिखा करके रोते बैठने की जरूरत क्या है? आप में लोगों को भला करने की इच्छा नहीं है, आप में दम नहीं है। अब इसी के कारण आप इन कामों को कर नहीं पा रहे हो, उसी के परिस्थिति पैदा हुई है। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी जब भी संकट में आती है, कोई भी बात कहो तो एक मंत्र पकड़ करके बैठ जाती है बचने के लिए, लोग समझे या न समझे। लेकिन
चुनाव जीतने के लिए उनके पास एक ही जड़ी बूटी है और वो जड़ी बूटी है वोट बैंक की राजनीति। और इसलिए आए दिन सेकुलरिज्म के मंत्र गा करके लोगों को बांटने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्पबद्ध हैं। हमारा मंत्र है, हम चाहते हैं देश की भलाई के लिए हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, बौद्ध अच्छा बौद्ध बने, सिख अच्छा सिख बने और हम सब मिलकर के भारत मां को अच्छा बनाने का काम है। ईसाई अच्छा ईसाई बने, बौद्ध अच्छा बौद्ध बने, सिख अच्छा सिख बने और हम सब मिलकर के भारत मां को अच्छा बनाने का काम करें। यह हमारी सोच है। भाइयों बहनों, और जब आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है 2014 में परिवर्तन निश्चित है। 2014 में इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, ये भी निश्चित है। हमें कोई दुविधा नहीं है। और मैं जब सरकार की बात कर रहा हूं तो मैं साफ शब्दों में सुनाना चाहता हूं लोगों को, सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और सरकार का धर्म ग्रंथ होता है भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ भाव भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ की जनशक्ति, ये सरकार की शक्ति होती है। और सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। हर एक के लिए विकास होना चाहिए। मित्रों, हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति बहुत हो चुकी है। 60 साल हम बर्बाद कर चुके हैं, पीढ़ियां खत्म होने आई है। अब हमें वोट बैंक की राजनीति को सदा सर्वदा के लिए दफनाना होगा और हमें विकास की राजनीति पर चलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हम इस चुनाव में विकास के मुद्दे लेकर के आपका समर्थन चाहते हैं। हम देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम देश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। हम नौजवानों को रोजगार मिले, किसान को अपने पैदावार के पैसे मिले, खेत को पानी मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, बूढ़ों को दवाई मिले। ये अगर हम मिनिमम चीजें भी अगर करने का संकल्प लेकर के नहीं चलते तो आजादी के 60 साल हमने बर्बाद किए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में एक ऐसी सरकार हम बनाएं जो सरकार आपके भाग्य को बदलने के लिए कृतसंकल्प हो, जो सरकार आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने वाली हो, जो सरकार आपके नौजवान बेटे को रोजगार का प्रबंध कराने के लिए संकल्पबद्ध हो, ताकि शान के साथ लोग जीना सीखें। भाइयों बहनों, विकास का मंत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों की ओर हिंदुस्तान को ले जाना चाहती है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी देश आए दिन
हमें ललकारते हैं और दिल्ली की सरकार चिकन बिरयानी के भोजन परोसती रहती है। जब हमारे 2 जवानों के सर काट दिए गए तो प्रधानमंत्री ने सीना तान करके कहा कि अगर आगे ऐसा हुआ तो हम देख लेंगे। कुछ ही दिनों के बाद सीमा पर हमारे जवानों को गोलियों से भून दिया गया। और इतना ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री और भारत की सेना दोनों ने अलग अलग वर्जन दिए। क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि सेना एक बात कहे और रक्षा मंत्री दूसरी बात कहे? मैं तो ये हालत इन्होंने बना के रखी है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र भागला करो राज करो का है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, कांग्रेस पार्टी के ब्लड में, कांग्रेस पार्टी की सोच में डिविजिव, विघटनकारी, तोड़ने वाली, भाई से भाई को अलग करने वाली ये मानसिकता भरी पड़ी हुई है और ये अंग्रेजों से सीख करके आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस जहां गई वहां सिवाय बंटवारे उसने कुछ नहीं किया। पहले देश को तोड़ा, दल को तोड़ा, जातियों को तोड़ा, समाज को तोड़ा, राज्यों को तोड़ा, अगड़े और पिछड़ों को तोड़ा। तोड़ना ही उनका कारोबार है। अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें जोड़ने की राजनीति करनी पड़ेगी। सब समाज को एक साथ लेकर के, हर किसी को जोड़ करके अगर हम आगे चलेंगे तो 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए सामर्थ्यवान है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम विकास की राजनीति चाहते हैं, हम जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। हम 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति के भरोसे हिंदुस्तान का भाग्य निर्धारित करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के पहले कार्यक्रम में आपने जो प्यार दिया है, मैं आपको वादा करता हूं, आपके इस प्यार को मैं ब्याज समेत चुकते करूंगा। दोस्तों, आप जितना देंगे हम आपको सवाया लौटाएंगे। मैं फिर एक बार कानपुर के 1857 के स्वातंत्र संग्राम के इन वीरों से लेकर के आज स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे